Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 14 सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया में हम ये वाले सारे टॉपिक अपने पास पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो टॉपिक ज़्यादा नहीं हुए लेकिन मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कराई हैं। ठीक है, इस वजह से हमारी नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। आज की क्लास में मैं आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में पढ़ाऊंगा कि आखिर कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है। मतलब आज का टारगेट है कि आपको कमोडिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं या जो भी दिक्कतें आती हैं वो सारी दिक्कतें मैं आपकी दूर कर दूंगा। और ये ऐसा टॉपिक है, जनरली बच्चों को ना स्टॉक मार्केट के बारे में तो पढ़ा होता है लेकिन कमोडिटी मार्केट के बारे में या कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं। तो उन्होंने बोलो ना कमोडिटी ट्रेडिंग तो कहते पता नहीं क्या होता है। बट आज मैं आप लोगों को इतना डिटेल में बताने वाला हूँ कि आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है। बस मेरे साथ बने रहना। तो सबसे पहले मैं बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले अपने नोट्स में से करवाऊंगा चीजें, आपका बेस बिल्ड करूंगा। जब आपका बेस बन जाएगा तब हम बुक की ओर आएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको पहले बेस बनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पास बेसिक से। चलिए ये रहा, चलो करें स्टार्ट। मुझे आज आपको बताना है कमोडिटी मार्केट कि आखिर ये कमोडिटी मार्केट होता क्या है। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, जरा आप मुझे कमेंट करके बताना, मेरे ऐसे लिखने से आपको ज़्यादा समझ आता है या पहले से लिख कर रखूं और आपको समझाऊं जैसे अभी तक मैं करते आ रहा था, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। ठीक है, मैं तो बस इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करना आ जाए और आप बताओ मुझे कि लिखना बेहतर है या वैसे करना बेहतर है। जैसा हो आप मुझे बताना पक्का। ठीक है, चलो कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि देखो कमोडिटी का मतलब होता है वस्तुएं, मतलब चीज़ें। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम उनसे रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं। सर कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, क्या मतलब है इसका? जैसे देखो हमारे पास क्या होता है कमोडिटीज़ के केस में, या तो कुछ वो चीज़ें होंगी जो नेचुरल होती हैं, जो नेचर ने हमें दी हैं। ठीक है, नेचुरल थिंग्स जिसे हम बोलते हैं ना, नेचुरल थिंग्स नेचर ने दिया है, हम उन कमोडिटीज को कवर करते हैं। सर नेचर ने कौन कौन सी दी? नेचर ने आपको गोल्ड दिया, नेचर ने आपको सिल्वर दिया, प्लेटिनम दिया, अलग अलग टाइप के मेटल्स दिए, नेचर ने आपको वेजिटेबल्स दिए, फ्रूट्स दिए। ये सारी की सारी क्या है? कमोडिटी है। तो याद रखना कमोडिटी मार्केट के अंदर सबसे पहली बार ट्रेडिंग किस चीज की होती है? कमोडिटी की होती है। और कमोडिटी मैन मेड या मैन मेड, ह्यूमन मेड या नेचुरल थिंग्स? सर नेचुरल थिंग्स की होती है। चलो बिल्कुल सही है। अब नेचुरल थिंग्स में भी हमने चीजों को दो पार्ट में डिवाइड किया। नेचुरल थिंग्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वो जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं एग्री कमोडिटी। आप नाम से समझ गए होंगे कि एग्री कमोडिटी में कौन सी चीजें आती होंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, आपका बाजरा हो गया, पल्सेस हो गया, ये जो भी जितनी चीजें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आपकी एग्री कमोडिटी के अंदर कवर हो गई। और दूसरा आपका होता है नॉन एग्री कमोडिटी, नॉन एग्री कमोडिटी। अभी नॉन एग्री कमोडिटी क्या होता है? जो आपकी एग्रीकल्चर नहीं होती, जैसे आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपके प्लैटिनम या अन्य टाइप के जो धातु मेटल्स होते हैं वो सब इसके अंदर कवर हो गए। ये किस में आते हैं? आपके नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर आते हैं। अच्छा अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में चीज़ों को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है। आप कहोगे सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। आज आप बेटा बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी समझने वाले हो, ध्यान देना। ऑनलाइन इसमें क्या होता है? सेल और बाय, खरीदा और बेचा इसके अंदर जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को जो हम ये खरीद बेच रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अपने पास क्या? कमोडिटी ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? कमोडिटी ट्रेडिंग। तो पहले मुझे आप ये बताओ, आपको ये समझ आया कि कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है? ये कंप्लीट हुआ आपको क्या होता है? चलो एक काम करते हैं, मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बिल्डअप करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उस एग्जांपल से आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं पेज पलट देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आओ ध्यान देना। देखो क्या होता है कि लेट सपोज ये हमारा किसान भाई है। ठीक है, ये फार्मर है और यहाँ पर ये लेस बनाने वाली कंपनी है। एक बात हो, लेस बनाने वाली कंपनी का जो पैकेट होता है, देखो ये इस तरीके का पैकेट होता है ना, ये पैकेट होता है जिसमें आधे से ज़्यादा तो हवा भरी होती है और यहाँ लिखा होता है लेस। अब ये किससे बने होते हैं? एक बात बताओ, ये जो पैकेट है किससे बना होता है? पोटैटो से। किससे बना होता है? पोटैटो से बना होता है। अब क्योंकि ये पोटैटो से बना हुआ है तो एक बात बताओ, कल को अगर पोटैटो के रेट महंगे हो जाते हैं तो क्या लेस कंपनी वाले अपने लेस का पैकेट 10 रुपए से क्या 12 रुपए कर देंगे? नहीं, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके प्राइस हमेशा सेम रहेंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि लेस कंपनी वालों को क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ती होगी पोटैटोज को लेके कि अपनी इस प्राइस को वो मेंटेन कर पाए पूरे 10 रुपए पैकेट के हिसाब से, उसमें चेंज ना कर पाए। तो ऐसे में लेस कंपनी वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा होता है। वो खतरा ये होता है कि कल को अगर पोटैटो के जो प्राइस है वो बढ़ने शुरू हो गए तो ऐसे में इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी और इनको अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे। रेट बढ़ाएंगे तो डिमांड क्या रहेगी? कम। लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा ही हुआ है। तो
ऐसे में लेस कंपनी वाले चाहते हैं कि हम किसी ऐसे फार्मर से एक एग्रीमेंट कर लें, एक फार्मर से एक एग्रीमेंट कर लें कि हम एक प्राइस सेट करते हैं कि आलू के हम आपको 15 रुपए पर केजी के हिसाब से हम आपसे आलू बाय करेंगे फ्यूचर के अंदर। लेकिन फ्यूचर में प्राइस कितनी भी हो, चाहे आलू 50 रुपए भी हो गया होगा, तो भी आप हमें कितने का दोगे, 15 रुपए में। हम फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर रहे हैं। तो इससे लेस कंपनी वालों को फायदा क्या हुआ कि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम के अंदर 1000 किलो आलू का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि वो एक किसान से कितने रुपए मिलेंगे, 15 रुपए किलो के हिसाब से लेंगे फ्यूचर डेट के अंदर। अब हो सकता है फ्यूचर डेट के अंदर आलू के रेट 10 रुपए भी हो जाए, तो लेस वालों को घाटा हो जाएगा 5 रुपए का। लेकिन एटलीस्ट कम से कम उन्होंने अपने पास प्राइस को स्टेबल तो कर लिया, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अब ये सब चीजें कहां पर होंगी, ये जो हेजिंग एग्रीमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे होंगे कमोडिटी मार्केट के अंदर। तो देखो कंपनी को इससे क्या फायदा पहुंचा, उसकी प्राइस क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है, उसे महंगाई का मार नहीं झेलनी पड़ेगी। जरा हम फार्मर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। फार्मर रबी और खरीफ और जायद, याद है ना, रबी खरीफ और आपकी जायद। अब ये जो फसल उगाता है तो क्या एक किसान भाई को रिस्क होता है, नहीं होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। पता नहीं मानसून सही से आएगी नहीं आएगी, पता लगे फसल खराब हो जाए या फसल इतनी ज्यादा हो जाए। तो देखो अगर फार्मर्स की जो फसल है ना वो खराब हो जाए, यानी प्रोडक्शन कम हो, तो इससे किसान को घाटा हो जाता है। पता है क्यों? जब प्रोडक्शन कम होता है तो मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि फार्मर अपनी फसल की सही कीमत नहीं निकलवा पाता, क्योंकि उसकी फसल सही नहीं हो पाई, तो उससे जो उसकी क्वालिटी है, फसल की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये जितनी भी कॉर्पोरेट वर्ड्स हैं, ये जब इनसे पोटैटो लेते हैं तो पोटैटो की ये पर्टिकुलर एक क्वालिटी बता देते हैं कि इस क्वालिटी का पोटैटो होना चाहिए, तभी हम आपसे लेंगे। पोटैटो छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े चिप्स होने चाहिए, बड़े बड़े पोटैटो होने चाहिए, जिनके हम चिप्स या पीस बनाए तो वो बड़े बड़े निकले, क्योंकि हमारी कंपनी का अपना क्या है, एक पूरा प्रोटोकॉल है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो ऐसे में फार्मर बेचारा चला जाएगा बेकार गर्त में। अब क्या हो, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, मान लो मानसून अच्छा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है ना वो बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ते तो हर सेलर के पास आपको सेम चीज मिलेगी, तो ऐसे में प्राइस क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। जानते हो ना, जब आलू की फसल आती है तो आलू की कीमतें कम हो जाती है, क्योंकि आलू ही आलू मार्केट में मिलता है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस ड्रॉप हो जाती है। तो किसान भाई सोच रहा था कि वो उसके आलू की कीमत उसे एटलीस्ट 15 रुपए मिलेगी, लेकिन मार्केट में सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई, हर किसान का आलू बहुत अच्छा हुआ इस बार मानसून के चलते, जिसके से मार्केट रेट हो गए 10 रुपए। तो फार्मर को प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। तो फार्मर ने क्या किया, कम्युनिटी मार्केट के अंदर अपने पास एक प्राइस को सेट कर लिया कि फ्यूचर में प्राइस चाहे कम हो या ज्यादा हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस आलू को 15 रुपए में बेचना चाहता हूँ। बताओ कोई खरीदना चाहता है, नहीं खरीदना चाहता? तो फार्मर और लेस कंपनी आपस में मिल जाते हैं। इससे लेस कंपनी को भी फायदा हुआ, फार्मर को भी फायदा हुआ कि फ्यूचर में अगर प्राइस आलू को ड्रॉप भी हो जाएंगे, 10 रुपए भी हो जाएंगे, तो भी फार्मर को कितना रुपए मिलेगा, 15 रुपए किलो के हिसाब से उसे चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, इनके लिए फार्मर और लेस कंपनी, इनके लिए फार्मर और लेस कंपनी दोनों को ही अपने आप को पहली बात कम्युनिटी मार्केट के अंदर एक एग्रीमेंट के अंदर लाना पड़ता है। कहां पर? कमोडिटी मार्केट के अंदर। तो आप मुझे ये बताओ, आपको एक कमोडिटी मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आया कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है? कमोडिटी मार्केट एक टाइप का हेजिंग एग्रीमेंट होता है जो फ्यूचर के रिस्क को इंडेमनिफाई करने का काम करता है या मिनिमाइज करने का काम करता है। बोलो ये चीज क्लियर हुई? चलो ठीक है, अब हम दोबारा इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो ये था हमारा कमोडिटी मार्केट, जिसके अंदर दो आइटम होते हैं, एक तो एग्रीकल्चर कमोडिटी और एक नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, ठीक है। अब ये जो हम कमोडिटी मार्केट यहाँ पर देख रहे हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज कितने टाइप से होता है आपके? ये एक्सचेंज आपके दो टाइप से होता है। एक आपका होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एक क्या होता है आपका? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और एक आपका होता है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है, ये होता है। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आप देख रहे हो ना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये बेसिकली किसके लिए होता है? ये आपका होता है मेनली नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। किसके लिए होता है? नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए होता है। और ये वाला मेनली किसके लिए होता है? ये वाला आपका मेनली होता है एग्री कमोडिटी के लिए। तो आपके प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि बताओ जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ये बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए है, नॉन एग्रीकल्चर के लिए? तो आपको पता होना चाहिए नॉन एग्रीकल्चर आइटम के लिए, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर मेटल्स वगैरह, प्लैटिनम वगैरह हो गए, वो इसमें आएंगे। और अगर आपका एग्रीकल्चर है तो वो किसमें आएगा? नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंदर आएगा, ठीक है। बोलो इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? ये सब बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने पास
कि यहाँ पर ये वाला जो है ना, क्योंकि अभी हम कमोडिटी मार्केट में किसको कवर करेंगे, एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट को कवर करेंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके कुछ टाइप होते हैं और इसमें जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, मैंने अभी आपसे डिस्कस किए थे, दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। एक आपका होता है फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, और एक आपका होता है ऑप्शन कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, ऑप्शन कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन। अब ये फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था, फ्यूचर के अंदर अगर प्राइस फ्लक्चुएट होंगे तो उससे बचने के लिए फार्मर या लेस कंपनी क्या करेंगी, फ्यूचर एग्रीमेंट करेगी। अभी जस्ट जो एग्जांपल लिया था ना मैंने, वो फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट का लिया था, ठीक है। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सेल और परचेज की पोजीशन ली जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर अपनी हम लोग की अगर बात करें, क्या हम फार्मर हैं, नहीं, हम क्या है, इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर क्या करता है, खरीद बेच करके प्रॉफिट कमाता है। तो इन्वेस्टर जो काम करेगा वो किस में करेगा, ओपन ऑप्शन कमोडिटी मार्केट के अंदर करेगा। और अगर मैं बात करूं फार्मर्स की यानी प्रोड्यूसर की, मैं बात करूं सेलर की यानी लेस कंपनी की, वो क्या करेगी, फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करेगी। बोलो क्लियर हुआ। अब इसके अंदर क्या होता है, कमोडिटी जो ट्रेडर होते हैं, इसके अंदर इस वाले एग्रीमेंट के अंदर ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, कमोडिटी ट्रेडर जिन्हें बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है हेजर, कौन होते हैं, एक आपके हेजर होते हैं और एक आपके स्पेक्यूलेटर होते हैं। क्या होते हैं, स्पेक्यूलेटर। हेजर वो व्यक्ति होता है जो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और स्पेक्यूलेटर क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कॉमनली अर्निंग करने के पर्पज से इस मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो मेनली आपको ना यहाँ पर ये चीज समझनी थी, कमोडिटी मार्केट क्या होता है। बोलो ये चीज क्लियर हुई। अब इतना बेस बना दिया, अब जब हम बुक से रीड करेंगे तो हमें चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलो एक बार हम बुक से भी रीडिंग लगाते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम ओपन करते हैं अपने बुक में, और ये जो टॉपिक हमारा ये दे रखा, कमोडिटी ट्रेडिंग का, ठीक है। इसको मेरे साथ ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो क्या लिखा हो, कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब होता है, ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह होते हैं, जैसे जिसमें शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से क्या होता है, कमोडिटीज को भी बेचा जाता है। फिजिकल जो गुड्स होते हैं ना, उनको भी बेचा जाता है। जैसे आपके यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, सिल्वर हो गया, कॉर्न हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन सब की जो ट्रेडिंग की जाती है स्टॉक मार्केट की तरह, उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, देखो कमोडिटी मार्केट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, जैसे कमोडिटी मार्केट है, ये हमारे यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कहा जाता है जैसे कि एग्रीकल्चर कमोडिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रहते हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हम इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइस को लेकर एग्रीकल्चर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, हमें नहीं पता होता प्राइस कल क्या होने वाले है और आज क्या है। तो इस वजह से क्रॉप में फेलियर आ जाती है, और या फिर मान लो एक किसान भाई है, ठीक है, किसान भाई फसल उगा रहा है और उसकी क्रॉप सही से नहीं उग पाई, या खराब वेदर हो गया, या डिमांड सप्लाई में इम्बैलेंसेस आ गए, तो इन फ्लक्चुएशंस की वजह से प्राइस में क्या आ जाता है, अप डाउन हो जाता है, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो ऐसे रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए फार्मर्स के लिए एक सुविधा दी गई जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। बोलो क्लियर हुआ, कमोडिटी मार्केट क्या होता है। अब जो एग्जांपल मैंने भी फार्मर और लेस कंपनी का दिया था ना, सेम यही एग्जांपल है, ये पूरा एग्जांपल दे रखा है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। क्या आप इसको खुद पढ़ सकते हो? यस सर बिल्कुल, आप इसको पढ़ना, कोई चीज ना समझे तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है देखो, अब क्या है कि ये सोच के देखो, जो कमोडिटी मार्केट है जब वो स्टॉक मार्केट की तरह काम करता है, बस फर्क इतना है इसमें स्टॉक मार्केट की तरह सिक्योरिटीज की खरीद बेच नहीं होती, बल्कि वस्तुओं की यानी कमोडिटी की होती है। तो इनका भी तो कोई रेगुलेटर होता होगा, बिल्कुल सही कहा, जैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, मैं आपको बता दूं, कमोडिटी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो अभी भी क्या है, सेबी ही है। कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर सेबी देयर इज 91 कमोडिटीज नोटिफाइड। अब कितनी कमोडिटीज में हम डील कर सकते हैं, टोटल 91 कमोडिटीज है, याद रखना कितनी है, 91 कमोडिटीज है जिसके अंदर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि 21 नेशनल रीजनल कमोडिटीज है और 6 नेशनल एक्सचेंजेस हैं। अच्छा सर ये एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, दोस्तों अब ये मत पूछो, क्योंकि मैंने आपको जैसे आपको याद है ना कि जब हम शेयर्स की डीलिंग करते हैं तो उसके लिए एक मार्केट होता है, उस मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 26 स्टॉक मार्केट है, इसमें 7 नेशनल मार्केट है और 19 रीजनल मार्केट है। याद आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मार्केट होता है ना। इसी तरीके से कमोडिटी मार्केट को बेचने वाले भी मार्केट होता है, जिनमें से 6 क्या है आपके नेशनलाइज है। हम उन 6 के बारे में बात कर रहे हैं। 6 नेशनलाइज कौन कौन से हैं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जैसे आपका बीएसई और एनएसई होता है ना, वैसे ही कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। दूसरा क्या होता है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एनएमसीई।
तीसरा क्या होता है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज MCX, चौथा क्या होता है इंडियन कम्युनिटी एक्सचेंज ICEX, पांचवा क्या होता है ACE डेरिवेटिव एंड कम्युनिटी एक्सचेंज जिसको ACE बोलते हैं, इसका यूनिवर्सल कम्युनिटी एक्सचेंज। बोलो क्लियर हुआ। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं हमारे एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर हम ट्रेड करते हैं। सर ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे BSE और NSE होता है, बिल्कुल सही कहा, ऐसे होता है, बस फर्क इतना होता है इनमें सिक्योरिटीज ना बेचकर हम क्या बेचते हैं कमोडिटीज को बेचने का काम करते हैं। ठीक है, चलो अब बात को सुनो ध्यान से। अब बात कुछ ऐसी है कि जब हम कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, सोच के देखो फार्मर की जो फसल है दोस्तों, अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से पढ़ना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ कि जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, तो फार्मर्स की जो फसल होती है जब वो उगाई जाती है तो जब उसकी कटाई होती है तो फसल बहुत सारी हो जाती है, तो क्या फार्मर उसको रखने के लिए वेयर हाउस की फैसिलिटी लेता हुआ नहीं लेता हुआ। दोस्तों घर पे चीज़ें नहीं स्टोर की जा सकती, घर में हो सकता है कीट पतंगे लग जाए या उसमें कोई भी चीज़ ऐसी लग जाए क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाली आइटम है, तो उसके लिए बाकायदा एक पूरा टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें हम उसको मेंटेन करें, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो या नॉर्मल वेयर हाउस हो। तो ऐसे में क्या है हर गांव कस्बे के अंदर वेयर हाउस बनाए गए हैं। अब वेयर हाउस बनाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है बिकॉज किसान जो भी फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के जब उनकी कटाई होती है तो किसान के पास बहुत सरप्लस मात्रा में फसल होती है जिसको वो पहले ही दिन नहीं बेच सकता, उसको बेचने के लिए टाइम चाहिए होता है, या उसका हम सही सीजन इंतजार करते हैं या सही कीमत जब मिलती है तब तक का इंतजार करते हैं, तो उस टाइम तक के लिए स्टोर करने के लिए हमें वेयर हाउस की सुविधाएं लेनी पड़ती है। तो आज की डेट में किसानों के लिए यानी हमारे किसान भाई के लिए वेयर हाउस की सुविधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लेकर भारत सरकार ने कई सारे इंप्रूवमेंट किए। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से इंप्रूवमेंट है जो कि वेयर हाउस को लेकर यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनिशिएट करी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वेयर हाउस के अंदर हो, यानी कि देखो गवर्नमेंट देख रही है कि अगर ये काम गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट उस काम को सही तरीके से नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स कोई भी आए और वेयर हाउस के अंदर क्या करे अपनी इन्वॉल्वमेंट दे, मतलब अपना पैसा लगाए, वेयर हाउस अच्छा सेटअप करे और वो जो है रेंट जो भी है किसानों से वो अपना चार्ज करके अपने खर्चों को चलाता रहे। लेकिन कोई भी प्राइवेट प्लेयर वेयर हाउस के अंदर आना ही नहीं चाहता क्योंकि देखो किसानों से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने करोड़ों की जो इनकम है या करोड़ों की इन्वेस्टमेंट क्यों वेयर हाउस के अंदर लगाएगा जब पता है किसानों से उतना नहीं मिलना, तो वो करोड़ों की इनकम को मॉल में लगा के अपनी शॉप खोल के वो वहां से पैसा कमा लेगा। तो देखो गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि वेयर हाउस के अंदर जितना प्राइवेटाइजेशन हो सके उतना प्राइवेटाइजेशन हो जाए जिसका फायदा अल्टीमेटली फार्मर्स को या जनरल पब्लिक को पहुंचे। तो वही लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज बीन इनिशिएटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउस थ्रू वेरियस सब्सिडीज। गवर्नमेंट कहती है अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इनके अंदर आना चाहता है तो हम उसको कई टाइप की सब्सिडीज देंगे और इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएगी, खासतौर पे वेयर हाउस को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम है वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में WDRA बोलते हैं। यानी वेयर हाउस आप देख लो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि हमने बेसिकली इसके ऊपर एक अथॉरिटी ही ओपन कर दिया है जो ये एंश्योर करेगा कि एक पर्टिकुलरली सिटी में, टाउन में, गाँव में, कस्बे में, जिला में कितने वेयर हाउस की जरूरत है और कितने वेयर हाउस की मरम्मत करानी जरूरी है, क्योंकि वेयर हाउस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंसान की संपत्ति उसका बैंक अकाउंट होता है जैसे, ठीक है, उसी तरह किसान की जो संपत्ति है वो क्या होती है उसकी वेयर हाउस होती है, और उसको ढंग से वेयर हाउस की सुविधा मिल जाए तो उसकी जो फसल है वो खराब होने से बच जाती है और उसको एक सही कीमत तक स्टोर करने की एक जगह मिल जाती है। आगे लिखा हुआ है न्यू ब्रीड ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी हैज कम अप साइंटिफिकली डेवलपमेंट सपोर्ट बाय वैल्यू एडेड सर्विसेज सच इज वेटिंग, टेस्टिंग, certification and even equipped with 24/7 basis physical security with a number of them CCTV led remote। क्या मतलब है दोस्तों, जब से हमने ये पाया कि किसानों के लिए वेयर हाउस की सुविधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब से इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर खर्च करना बहुत शुरू कर दिया, और उसके लिए क्योंकि अथॉरिटी भी बनाई वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इस अथॉरिटी ने इंश्योर किया कि अभी जितने भी स्टोर हाउस बनेंगे वो मॉडर्न तरीके से बनने चाहिए जिसके अंदर कई सारी वैल्यूडेड सर्विसेज होनी चाहिए। जैसे आज के डेट में अगर हम वेयर हाउसेज की बात करें जो अच्छे वेयर हाउस है उनके अंदर वेटिंग की सुविधा है, मशीन लगा रखी है, आप अपना वेट करो, मतलब अपना नहीं मतलब अपनी फसलों का वेट करो कि कितने किलो फसल यहाँ पर रखी है, उनकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के अंदर उनको ग्रेड दिए जाते हैं कि किस टाइप की फसल है, आपको कितनी कीमत उसकी मिल सकती है, और उसका एक सर्टिफिकेट लो कि आपने यहाँ पर कितना माल रखा है, कितनी क्वांटिटी में रखा है, कितने केजी रखा है, इसका पूरा बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 24 घंटे 7 दिन ये सर्विसेज आपको मिलेंगी और सारी चीज CCTV की निगरानी में रहेगी। तो चोरी चपाटी का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, हाई सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर सारी
सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो एक बात बताओ, एक किसान को एक वेयर हाउस ऐसा मिल रहा है जहाँ पर उसके फसलों का वेट भी किया जाएगा, उसकी क्वालिटी मेजरमेंट भी किया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी कीमत भी डिसाइड की जाएगी, और 24 घंटे सातों दिन आप उसमें वेयर हाउस के अंदर आ जा सकते हो, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो इस बात का प्रूफ होगा कि आपका सामान वहां पर रखा हुआ है इतनी क्वांटिटी, इस क्वालिटी, इस ग्रेड, इस कीमत के अंदर। तो सोच के देखो फार्मर को कितना फायदा पहुंचेगा। कल को फार्मर अपनी फसल बेचने आए तो ऐसा नहीं होता ना कि फसल वो उठा के लेकर जाए, वो क्या करेगा, वेयर हाउस की जो चाबी है या वेयर हाउस पे जो नाम है रजिस्टर पे कटवा के बायर का नाम लिखवा देगा। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज लिखा हुआ है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर अगर हम आज की बात करें, आज के मॉडर्न वेयर हाउस की बात करें, तो वो है कि आईटी का बैकबोन इसके अंदर आ गया है। सर आईटी का बैकबोन का मतलब क्या है? देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब आप बताओ वेटिंग मशीन होगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा, सारी चीज कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर हुई है। तो आईटी सेक्टर इन्वॉल्व हुआ नहीं हुआ? यस सर बिल्कुल हुआ। तो आईटी सेक्टर की वजह से जो रियल टाइम स्टॉक है वो उसका आपको अपडेट मिल जाता है कि आज मेरे स्टॉक की कीमत कितनी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, आज मेरे पास जितने किलो स्टॉक है, जिस ग्रेड का स्टॉक है, आज उसकी कीमत कितनी है, या 10 दिन बाद उसकी कीमत कितनी होगी। ये सारी चीजें आईटी आपको इवैल्यूएट करके या कैलकुलेट करके दे देता है, जिससे आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में आसानी होती है। वही लिखा हुआ है कि आज के अपने वेयर हाउस जो है वो रेगुलर फिजिकल ऑडिट करवाता है। ऑडिट मतलब इंस्पेक्शन कराते हैं, इंटरनल ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होती है, जिसके अंदर स्टॉक को देखा जाता है कि स्टॉक रियलिटी के अंदर उतना ही है जितना आप सर्टिफिकेट्स में इशू कर रहे हो। ऐसा तो नहीं सर्टिफिकेट में कुछ और हो और रियलिटी के अंदर स्टॉक कुछ और मेंटेन हो। तो उन सबका इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट किया जाता है, जो कि सीए के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है रेगुलेशन एंड रिफॉर्म्स, कि आखिर जो हमारे यहाँ पर रेगुलेशंस वगैरह होती हैं। अब एक बात देखो, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे? नहीं सर, बदलते मौसम के साथ उन्हें चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। तो वही लिखा हुआ है कि जो फास्ट मूविंग मार्केट कमीशंस होते हैं, ये यहाँ पर क्या है, पहली बात मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि पहले क्या था ना, जो वेयर हाउसेज थे या जो किसानों की जो ट्रेडिंग होती थी, इसका पूरा जिम्मा जो है वो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को दिया गया था। ये कब बनाया गया था? 1952 के अंदर। लेकिन ये क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा था, इस वजह से इसको हमने सेबी के साथ मर्ज कर दिया। और आज की डेट में इन सभी चीजों का जो हमने कमोडिटी मार्केट पढ़ा, इसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। लेकिन सेबी से पहले कौन करता था? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन करता था। बट क्योंकि इसके कई सारे फेलियर से कई जगहों पर ये लैग खा जाता था, जिसके चलते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर शिफ्ट कर दी गई? सेबी की ओर शिफ्ट कर दी गई। ठीक है, अब सेबी क्या करता है, टाइम टू टाइम यहाँ पर ये देखता है कि ये अलाउ करता है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं जो कमोडिटी मार्केट के अंदर चीजों को खरीदना और बेचना चाहते हैं, वो पहले हमारे यहाँ पर क्या करवाओ? रजिस्ट्रेशन करवाओ। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कमिट करता है कि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसमें? कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी अगर चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो प्लेयर्स हैं और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेयर हैं, वो कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कैटेगरी 3 के अंदर कई सारे ऑल्टरनेटिव फंड्स बनाए गए जहां पर आप अपना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और कहा जा रहा है कि जो हमारे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट आने वाले टाइम के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आने वाला है कि उसका फायदा जो है वो आम जनता को बहुत अच्छी तरीके से पहुंचे, और खासतौर पर हमारे किसान भाई को। तो आई होप गाइस कि आपको जो कमोडिटी ट्रेडिंग है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टारगेट था कमोडिटी मार्केट का, वो हमने कमोडिटी ट्रेडिंग का वो हमने पूरा कर लिया। आई होप आपको कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी जब भी वीडियो है तो आपको उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।